आ जाइए समझते हैं फिर से मानव में पोषण, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आधा ही पढ़ा हुआ था। हम समझेंगे आज जो बचा हुआ है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो हमने बेटा मुख गुहा पढ़ लिया था, हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया, ग्रसनी बिल्कुल पढ़ लिया हमने, आहार नाल हमने पूरा पढ़ लिया। देखिए ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट केवल बेसिक हैं। अब जब मैं आपको पूरा डिटेल करके समझाऊंगा तो एक बार मैं केवल मुख गुहा पढ़ाने वाला हूं, ग्रसनी के बारे में, आहार नाल जितने अंग हैं सबके बारे में स्पेशली एक एक लगभग क्लासें चलेंगी, क्योंकि आपको इसको डिटेल में समझना है। पूछिएगा तो डिटेल में नहीं, आपसे सवाल केवल बनेगा मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र या मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, बस यही पूछने वाला है, यही सवाल बनेगा। लेकिन आप डिटेल किए रहेंगे तो इन फ्यूचर आप भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, है ना, या जिनका अपना अपना लाइन होगा भाई, वो सब ये तो बेसिक सवाल है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठेंगे यहां से सवाल तो बनने लाजमी है। जैसे अभी मान आप चलिए हमने पढ़ लिया, अगर मान लो यही एक सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है। अब आप जानते हैं कि लार कौन बनाती है, तो ग्रंथियां होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ग्रंथि होती है जो लार बनाती है। अब पूछ देगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो वो होता है भाई साहब लाइसोजाइम टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। फिलहाल चलिए आते हैं अब हम अपनी क्लास में। मुख गुहा हमने पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ लिया हमने किसके बारे में, हमने यकृत के बारे में पढ़ लिया। हमने पिछले वीडियो में यकृत के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने पित्ताशय के बारे में पढ़ा हुआ है, और हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ है, आमाशय। केवल हमने नॉर्मल पढ़ा हुआ है। अब सबकी क्लासें आपको एक एक करके मिलने वाली हैं। हमने अग्नाशय के बारे में पढ़ा था। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ये लाइन आप नहीं भूलेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे शरीर में केवल एक ही मिश्रित ग्रंथि है, वो है अग्नाशय। क्यों इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं भैया? क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करती है, जिसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। आगे समझेंगे। अब ये आगे जाके खुल जाती है, एक संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है, गृहिणी। अब यहां से देखिए, जो भोजन आया यहां से आया, यहां से होके सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। यहां से भोजन जब होगा, अग्नाशय इसमें क्या मिला देगा, इंसुलिन मिला देगा, ग्लूकागॉन मिला देगा, है ना, एमाइलेज मिला देगा, लाइपेज मिला देगा, सब इसमें से मिलके अब आएगा कहां, अब आते हैं हम अपनी छोटी आंत में। अब एक बात समझिए, जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है। जो छोटी आंत होती है वो लंबाई में क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन जो बड़ी आंत होती है वो लंबाई में छोटी होती है। अब सवाल आता है सर कि छोटी आंत को फिर छोटी आंत जो है वो बड़ी है, इसको कहा जाता है छोटी आंत, और बड़ी आंत जो है वो छोटी है ना, उसे कहा जाता है बड़ी आंत। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां ये बातें बताऊंगा। जो इसका जो व्यास होता है, यानी कि जो बड़ी आंत होती है, ये है हमारी बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है वो चौड़ी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ी होती है। इसकी चौड़ाई के हिसाब से हम इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। अब सोचो जैसे, और ये कम है, ये इसके अपेक्षा इसकी चौड़ाई कम, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो चौड़ाई के हिसाब से छोटी आंत को क्या कहते हैं, है ना, छोटी आंत कहते हैं, और बड़ी आंत को बड़ी आंत कहते हैं। वरना एक्चुअल में बड़ी कौन होती है, छोटी आंत होती है, लेकिन उसका व्यास क्या होता है, उसका अंदर का जो ये वाला क्षेत्रफल होता है, चौड़ाई, वो कम होती है। समझ बात है। चलो पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत क्या करती है, भोजन को ग्रहण करती है। अब आंत के अंदर, अब देखो, अगर मान लीजिए ये आंत है, छोटी आंत है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, इन संरचनाओं को बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर। छोटी आंत में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनका नाम क्या होता है, रसांकुर। जैसे कि आपकी जीभ के ऊपर पाई जाती है संरचनाएं, जिनको हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं, वैसे छोटी आंत में बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। ये भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। अगर पेट के बाद भोजन का पाचन सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो कहां हो रहा है, ये क्या करता है, पाचन। किसका पाचन करता है, भोजन का पाचन करने में कौन मदद करता है, छोटी आंत करता है। इससे डिटेल जाएंगे तो पूरी छोटी आंत पढ़ानी पड़ेगी। इसके बाद आ जाओ बड़ी आंत। बड़ी आंत में याद रखिएगा भोजन का पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है।
फिर कहेंगे बड़ी आंत क्या काम करती है बेटा, जो आपका भोजन हमने ग्रहण किया, यहाँ भोजन बचा हुआ जो भोजन होता है वो बड़ी आंत को दे दिया जाता है। अब बड़ी आंत के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता, ये भोजन यहाँ से घूम घूम के आता है और इसमें से क्या कर लेता है, पाचन नहीं होता। तो कहेंगे सर फिर क्या काम करता है भैया, तो जल व पदार्थों का अवशोषण। अगर बड़ी आंतनी छोटी आंतनी किसी ऐसे पदार्थ को यहां, अगर यहां से कोई भोजन ऐसा जो नहीं बचा यहां भेज दिया गया, उसमें जो बचा हुआ कोई आवश्यक पदार्थ है, बचा हुआ पदार्थ अगर यहां भेज दिया जाता है तो बड़ी आंत उसे फिर दोबारा अवशोषित कर लेती है, सोख कर फिर दोबारा शरीर में भेज देती है। और जो पानी, इस भोजन में जो पानी होता है उसे क्या कर देती है, उसे भी सोख लेती है। यानी कि भोजन से अपशिष्ट सॉरी जो बचे हुए पदार्थ, आवश्यक पदार्थ कभी कभी भोजन में आ जाते हैं, बड़ी आंत छोटी आंत उसको बड़ी आंत को दे देती है। यानी कि बड़ी आंत में कभी कभी छोटी आंत जो है वो आवश्यक पदार्थों को भी भेज देती है और जल को भेज देती है। तो जो भोजन में बचा हुआ जो अपशिष्ट भोजन है, इसमें जो जल है उस जल को, और अगर कोई आवश्यक पदार्थ आ गया है भोजन में, उसे अवशोषित करके दोबारा शरीर में भेज देती है। कभी भी पूछा जाए कि क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि बड़ी आंत में क्या होता है, जल व अन्य पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ होगा वो मल द्वारा एनस द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। यहां आपने एक संरचना देखी, इस संरचना का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कृमि रूप परिशेषिका। अब कहेंगे सर ये किस बला का नाम है, तो बेटा जब कृमि रूप परिशेषिका होती है, ये हमारे शरीर में क्या है, ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। आपके लिए एक नया शब्द आया, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, है ना, चलो इसे थोड़ा सा डिफाइन कर ही देते हैं। अवशेषी अंग क्या होता है, अवशेषी अंग, चलिए देखो बेटा अवशेषी अंग क्या होता है। अवशेषी का नाम से ही समझ में आ रहा है, अवशेष बचा कुचा, यानी हमारे शरीर में आज भी ऐसे कई अंग मौजूद हैं जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। समझ रहे, वो प्रमाण है, वो सबूत है कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे। जिसमें से एक है कृमि रूप परिशेषिका। पहले मैं ये समझा दूं, फिर 2-3 अंगों को और समझा रहा हूं। कृमि रूप परिशेषिका कब काम करती थी, देखो पहला है, समझ लीजिए, कृमि रूप परिशेषिका। ये समझ में आ गया ना, अवशेषी अंग किसे कहते हैं भाई, ये अंग जिनका वर्तमान में हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है उसे अवशेषी अंग कहते हैं। हाँ, पहले जो हमारी भावी मतलब जो हमारी पहले की पीढ़ियां थी, हमारे जो पूर्वज थे, उनमें ये अंग सक्रिय थे, लेकिन हम लोगों में अभी ये अंग क्या है, अवशेषी अंग के रूप में इनका कोई विशेष कार्य नहीं पाया गया, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। एक आंकड़ा ये भी है कि मनुष्य के शरीर में अभी भी लगभग 100 ऐसे अंग हैं जो क्या हैं, अवशेषी हैं। 100 अंग हमारी बॉडी में ऐसे पाए जाते हैं जिनका कोई कार्य ही नहीं। अभी 2-4 मैं आपको बता रहा हूं, पहला हम समझेंगे कृमि रूप परिशेषिका क्या काम करती है। बड़ी आंत में अंगुली के समान जो पाई जाती है एक संरचना, वो क्या काम करती है, तो ये काम क्या करती है बेटा कि ये करती है सेल्यूलोज का पाचन। ये क्या काम करती थी, है नहीं थी, सेल्यूलोज का पाचन। कहेंगे कब सेल्यूलोज का पाचन से क्या लेना देना, तो बेटा जब पहले की बात हम करें, है ना, पहले हम क्या थे, पहले हम शाकाहारी थे, पहले हम क्या थे, शाकाहारी थे। और जब शाकाहारी थे तो भाई हम क्या खाते थे, पादप या पेड़ पौधे की पत्तियां खाते थे, यही तो खाते थे, पादप या पेड़ पौधे की पत्तियां खाते थे। तो जब पत्ती खाएंगे, मान लो पत्ती, तो पत्ती किससे बनी, चलो आ जाओ थोड़ा सा करें, पत्ती किससे बनती है, कोशिका। अगर आप जानते हैं कोशिका 2 तरीके की है, पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। अगर ये पादप कोशिका है तो आप अगर देखो थोड़ा सा फिगर आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको चलता फिरता फिगर समझाने की कोशिश करूं, तो पादप कोशिका के बाहर एक क्या पाई जाती है, एक अन्य आवरण पाया जाता है जिसका नाम क्या होता था, कोशिका भित्ति। होता था कि नहीं होता था भाई, पादप कोशिका, जब आप पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, तो आपको मेन लाइन तो यही बताई गई होगी,
पादप कोशिका जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और जब हम शाकाहारी थे तो सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में कौन करता था? कृमि रूपी परिशेषिका करता था। लेकिन अभी हम क्या हो गए? अभी तो हम सर्वाहारी हो गए। अभी तो हम अलग अलग तरीके के भोजन खा रहे हैं। हम मांस भी खा रहे हैं, हम पादप को भी खा रहे हैं, और जो है ना, जो पादप को खा रहा है हम उसको भी खा रहे हैं। समझ आया मेरी बात को? तो पादप कोशिका जब थी, जब हम शाकाहारी थे, तब हमारे पास कृमि रूपी परिशेषिका सक्रिय थी। तो ये जो कृमि रूपी परिशेषिका है, माना जाता है, ये दावा है कि हमारे जो पूर्वज जो शाकाहारी थे उनमें ये सक्रिय थी और ये सेल्यूलोज का पाचन करती थी। अभी ये अवशेषी अंग है। दूसरा मैं आपके लिए थोड़ा सा समझा दूं, हमारे आंख में पाया जाता है एक निमेशक पटल। क्या पाया जाता है? निमेशक पटल। कहेंगे सब निमेशक पटल क्या है? तो आपकी आंख के कॉर्नर पे यहां इस साइड देखेंगे तो एक लाल है, लाल एक संरचना दिखती है, मांस के टुकड़े जैसी छोटी सी है। ये क्या काम करती थी? ये जब हम जल में रहते थे, जल में अगर आपने एक जीव को देखा होगा बेटा जिसका नाम है मेढक, अगर आपने मेढक को देखा होगा तो मेढक जब पानी में जाता है तो उसके आंख में एक और पलक पाई जाती है जो उसको बंद करता है। मतलब जब पानी, जैसे हमारे पास ये पलक है, हम बंद कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन मेढक के पास एक पलक पाई जाती है। जब वो आंख बंद करता है, पानी में जाता है, तो वो पारदर्शी होती है, उस पलक से आर पार दिखाई देता है। निमेशक पटल ये वही परत है। हम लोगों में भी ये है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम भी जल से ही आए हैं। यानी कि मनुष्य का जो विकास हुआ होगा वो किसी जलीय जीव से ही हुआ होगा। आज भी हमने सुना है कि भाई हमारी उत्पत्ति, हमारे पूर्वज बंदर है। अगर हम बंदर से बने तो बंदर क्यों है? अगर हम डेवलप होकर बंदर बने तो देखिए, अभी अगर हम विज्ञान साइंस में जाने वाले हैं तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। कहा गया कि पहले जो वायुमंडल था, पृथ्वी पहले आग का रहता हुआ गोला थी, तो बारिश हुई, तो जब वायुमंडल नहीं था तो बारिश कहां से हुई? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बड़ी व्यवस्था है। तो हालांकि चलेंगे, हम ज्यादा है ना कंट्रोवर्सी तो करेंगे नहीं। निमेशक पटल क्या है, क्या काम करती थी? तो पानी के अंदर जब कोई जीव जाता था, जैसे जब हम मतलब समझ लीजिए हमारे विकास मनुष्य नहीं बना था, तो उससे पहले जो हम थे तो हम पानी में निवास करते थे। जब हम पानी में निवास करते थे, पानी के अंदर देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? निमेशक पटल। निमेशक पटल क्या होती है? एक परत होती है जो आर पार होती है, पारदर्शी होती है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। जब हम उससे आर पार देख सकते हैं तो पानी में जाएंगे तो वो पलक बंद कर लेंगे, आर पार देखेंगे, आंखों में पानी नहीं जाएगा और आंखें दर्द नहीं करेंगे। तो मेढक ऐसा ही काम करता है। मेढक जब पानी में जाता तो उस पलक को बंद कर लेता और आर पार देख पाता, लेकिन हम लोगों में ये किसी काम की नहीं है। तो ये क्या है? एक अवशेषी अंग। आपके शरीर पे जो बाल पाए जाते हैं, शरीर पर बाल की बात मैं कर रहा हूं, नाक में बाल की बात नहीं कर रहा हूं। नाक में जो बाल होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र का एक हिस्सा है। ये शरीर, नाक के अंदर छोटे छोटे धूल के कण या किसी जीव को जैसे मच्छर घुस गए तो जाने नहीं देगा, वो उसी में उलझ के रह जाएगा, तुम साफ करोगे क्लियर। समझा बात को? तो ये क्या है? शरीर पे बाल, निमेशक पटल और कृमि रूपी परिशेषिका क्या है? एक अवशेषी अंग है। तो ये रहा आपका केवल और केवल इंट्रोडक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जितना आपने पढ़ा पिछले वीडियो में और आज वाला जो आपने जितना भी पढ़ा, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये केवल और केवल इंट्रोडक्शन है। अब हमें क्या करना है? एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले मुख को पढ़ेंगे, ग्रसनी को पढ़ेंगे, आहार नाल को, लीवर को विस्तार से पढ़ेंगे, आमाशय की भाग विस्तार से पढ़ेंगे, आमाशय क्या काम करता है ना, कैसे आमाशय काम करता है, कि छोटी आंत कैसे काम करती है, बड़ी आंत कैसे काम करती है, किसकी लंबाई कितनी है, ये सारा प्रोसेस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर जो समझ नहीं आया होगा, ये आपके लिए नहीं है, ये मैंने केवल आपको नॉलेज के लिए दिया, क्योंकि वहां हमने कृमि रूपी परिशेषिका को पढ़ा है। नोट डाउन करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।